सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा हिंदी विषय है और उसका टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला मतलब वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा गया है। जैसे माला जो होती है उसमें मोती जब क्रम से पहनाए जाते हैं तो मोतियों की माला जिस प्रकार से बनती है, ठीक उसी प्रकार से वर्णमाला में वर्णों के क्रम को व्यवस्थित किया गया है। अब इसमें जो वर्ण होते हैं उनको अगर हम मुख से बोलें तो उन्हें अक्षर कहा जाता है। इसी तरह से पहला अपना जो लाइन लिखी हुई देखिए अक्षर, तो मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहा जाता है। और जब इसी अक्षर को जब हम अपने कॉपी पर पेन के द्वारा लिख देते हैं तो वही उसका क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। और यही क्या हो जाती है इसकी लिपि। अपन ने तो पढ़ा था है ना लिपि के बारे में। तो ये लिपि हो जाती है, मतलब जो लिख देते हैं, लिपि मतलब क्रमबद्ध अक्षरों को जो ना लिपिबद्ध करना है ना। इसके बाद में शब्द, तो शब्द क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वर्ण क्या करते हैं, मिल जाते हैं, उनकी संधि हो जाती है, तब जाकर के मेल हो जाता है तो वो एक शब्द बन जाता है। जैसे कि मान लो मैंने एक वर्ण लिया और एक ई वर्ण लिया, तो ये क्या बन गया, आई है ना। यह क्या बन गया, शब्द बन गया। इसी तरह से अगर पद की बात करें तो पद क्या होगा, जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो। अभी जैसे मैं एक वाक्य यहाँ पर लिखता हूँ, इससे अपन समझेंगे। पद की बात करें तो ये प्रत्येक क्या हो गया, पद हो गया। क्योंकि अगर ये राम अकेला में लिखता है तो ये क्या था, एक शब्द था। किंतु जब इसे मैंने एक निश्चित क्रम में एक वाक्य में लिख दिया तो ये प्रत्येक क्या हो गया, पद हो गया। यहाँ तक कि ये जो है लिखा हुआ है ये भी एक पद है, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। मैं सिर्फ अगर इतना लिखूं राम फल लाता तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अपने अपने पद का अपने स्थान पर अपना अपना महत्व है, अर्थ है, इसीलिए यह एक पद है जब इसे हम वाक्य में लिखें। अब पद से बड़ा होता है वाक्य। जब पदों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह होता है, यह क्या है, सभी पदों का एक समूह हो गया, 1 2 3 4। अभी अगर स्टूडेंट की बात करें, पर स्टूडेंट अगर अलग अलग इंडिविजुअली है, अगर राम आपके इसमें से किसी का भी एक नाम है, एक का नाम फल है, एक का नाम लाता है, तो मैं अगर आपको एक एक का बोलूँ तो अलग अलग हो जाएगा, तो आप क्या हो गए, एक पद हो गए। किंतु आप सबों को अगर मिला दूं तो क्या हो जाएगा, आपका एक ग्रुप बन जाएगा। तो ये जो वाक्य है वो किसका ग्रुप है, पदों का ग्रुप ऑफ पद है ना। पदों का ग्रुप किस तरह से, क्रमबद्ध या व्यवस्थित। तो पदों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को वाक्य कहा जाता है। तो क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई? क्या इसे हम थोड़ा रिटेल बोर्ड पे से कुछ भी मत लिखो, जो बोल रहा हूँ लिखना। मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहा जाता है। मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहा जाता है। दूसरी लाइन लिखेंगे इसमें, यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। ये परीक्षा में पूछते हैं, जिसे आपको ध्यान है। दूसरी लाइन लिखेंगे, यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को अंडरलाइन करेंगे। मौखिक इकाई है, दूसरा लिखेंगे और पहला कंप्लीट लिख लिया अक्षर सभी ने। मैंने 2 तरह की लाइनें लिखवाई है। इसमें लिखा है अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। लिखित इकाई को अंडरलाइन करेंगे। यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। एक बार और बोल रहा हूँ, अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं।
कहा जाता है। हाँ, अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। नोट करके लिखो, नोट करके। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। मतलब परीक्षा में क्वेश्चन ऐसा आ जाए, न तो उसमें लिखित शब्द आए न इसमें मौखिक शब्द आए, सिर्फ इतना ही पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपके दिमाग में दो चीजें भरी हुई रहती, लिखित के मौखिक, दोनों में से इसने कुछ भी नहीं पूछा। आप क्या लगाओ? ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप क्या लगाओगे? वर्ण लगाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको नोट करके स्पेशल लिखवाया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। उसको आपको अंडरलाइन करना है बस। अगला लिखना है शब्द। शब्द, शब्द में लिखना है दो या दो से अधिक वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो एक नया वर्ण समूह बनता है, जो एक नया वर्ण समूह बनता है, जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहते हैं। शब्द में हमने क्या रस, कमल, रस, कमल, रतलाम आदि। रस, कमल, रतलाम आदि। पद में लिखो किसी शब्द को पद में लिखना है। स्टेंजा यानी पद होता है। पद में लिखना है किसी शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, किसी शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे वे अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आपको प्रत्येक जो शब्द लिखा है उसमें एरो लगा के क्या लिख देना है? पद, 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 पद। हो जाएगा फिर वाक्य बन जाएगा। हाँ, मतलब पद समूह वाक्य। ठीक है, अब अपन लिखेंगे वाक्य के बारे में। वाक्य के बारे में लिखो। सर वो है भी पद है ना? हाँ, दोनों, मतलब ये दोनों को मिला करके। ठीक है, इसलिए तो मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, आगे वाक्य में लिखिए पदों का व्यवस्थित, पदों का सर इसके नीचे लिखना, वाक्य में लिखना है। पद तो हो गया, पद का उदाहरण भी दे दिया मैंने आपको। अब आपको वाक्य के बारे में। यस सर। तो वाक्य क्या है? बोलिए पदों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध, पदों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह, पदों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। पदों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। यह भाषा की सार्थक इकाई है। सार्थक इकाई को अंडरलाइन करेंगे। यह भाषा की सार्थक इकाई है।
भाषा की सार्थक इकाई कौन है? वाक्य। वाक्य। है ना? देखेंगे व्यवहार रूप में, व्यवहार रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। व्यवहार रूप में यानी कि व्यवहारिक है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना, बोलचाल की भाषा में वाक्य बोलते हैं अपन। बहुत सारे हर जो अपन बातचीत करते हैं उसमें क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। तो व्यवहारिक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? व्यवहारिक, है ना। तो व्यवहारिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? वाक्य हो जाएगा। और क्या लिखा अपन ने? भाषा की कैसी इकाई है ये? छोटी है, सार्थक इकाई। सार्थक से क्या तात्पर्य है? सार्थक से मतलब ये है, देखो यहाँ तक सबका ये उदाहरण एक तो निकला, उसके बाद में वाक्य का उदाहरण है ना। राम फल लाता है। आप चाहो तो ये लिख लो, नहीं तो आपके हिसाब से कोई भी एक वाक्य लिख लो जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है? वही वाक्य हो जाएगा। कोई भी एक वाक्य लिख ही सकते हैं, है ना। वो वाक्य लिख लो, उसके बाद में फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ये रफ कर रहा हूँ। और एक होता है निरर्थक। देखो सार्थक में दो मिले हुए हैं, सार और हक। मतलब जो जिसमें क्या निकले? सार। अर्थ निकले। क्या निकले? अर्थ। कोई अर्थ निकले। जैसे आपको बोला, यहाँ पर अपने एक वाक्य से लिखा था कि राम फल लाता है। इसका मतलब यह हुआ कि राम एक लड़के का नाम है और वो या तो बाजार से फल लाता है या बगीचे से लाता है। तो ये एक सार्थक शब्द मतलब हुआ कि नहीं हुआ? सार्थक हुआ, मतलब कोई अर्थ निकला, इसलिए क्या हुआ? ये सार्थक हुआ, है ना। अब इसमें मैं सिर्फ इतना लिख दूँ कि राम फल, ये दोनों है। इसमें ना मैंने लाता है लिखा ना कुछ भी लिखा। क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये हुआ निरर्थक, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो वाक्य रूप में उसका क्या होता है? वाक्य क्या है? भाषा की एक सार्थक इकाई, है ना। मेरी बात समझ में आई? अभी सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो जैसे पानी, हम बोले ना, कोई आया जैसे पानी वानी पी लो, ये पानी शब्द तो समझ में आ रहा है, वानी क्या पिला रहा है ना। अब फिर बोलते हैं चाय वाय ले लो, ये चाय तो ठीक है, ये क्या है? पंजाबी। ठीक है। आप इसमें लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे स्वर और एक तरफ लिखेंगे व्यंजन। तो स्वर क्या है? जो मन बोलते। तो स्वर मतलब जो, अभी आप काम करो, अभी मत अभी लिखने वाला काम मत करो, मैं आपको लिख लो ऐसा लिख दिया था, लेकिन पहले अपन समझ लेते हैं, फिर इतने जल्दी नहीं करते। तो स्वर क्या चीज़ है? पहले अपन ने यहाँ पर लिखा ध्वनि या वर्ण, तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ गए। हम जानते हैं कि जो वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं वो नॉर्मली कितने होते हैं? 52। तो इसमें से कुछ स्वर है और कुछ व्यंजन है। अब जो स्वर है इसमें ये वापस से दो तरह के हैं, एक है और एक है संयुक्त स्वर, है ना। फिर व्यंजन। आप पहले इसको समझ लेते हैं, फिर व्यंजन की बात करें। तो देखिए स्वर का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। पहले अपन ने ये समझ लिया कि ध्वनि या वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है? जो हम लिखते हैं। किसका? तुम्हारा कि मेरा? हाँ, बोलो ना, अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ठीक है। यस सर। अब ये दो प्रकार का है, एक तो स्वर है और एक व्यंजन है। तो स्वर मतलब क्या होता है? जो किसी की सहायता से उच्चारित नहीं होता, बल्कि स्वयं अपने आप से उच्चारित होता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने बोला तो ये
नहीं। नहीं। किंतु मैंने बोला माँ, है ना? सहायता तो पड़ी। जैसे ही मैंने माँ बोला तो ये की सहायता। ये माँ है और इसमें जुड़ा हुआ और ये तो हलंत लगा के लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इतना ही है। हाँ सर। ठीक है, तो ये जो ये आधा है और ये अ भी करते हैं, तो ये माँ बिना इस अ के नहीं आधा है ना? आधा आधा, आधा शाम, आधा आधा पूरा, है ना? तो ये म जो है ये आधा है और इसकी सहायता से ये उच्चारित हुआ। अतः ये क्या है? एक प्रकार का व्यंजन है। कौन? माँ। हाँ। तो हम अभी उधर चलते हैं, ये स्वर क्या है? तो स्वर पहली बात तो ये है कि ये स्वतंत्र होते हैं, ये बिना किसी की सहायता से उच्चारित नहीं होते। उच्चारित होते हैं। उच्चारित होते हैं। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार का हुआ, एक तो मूल और एक संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर में जैसे मैं आपको एक लिख के बता दूं, इसको ईश्वर प्रदत्त स्वर भी कहते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो पहली बार जब उसके मुख से जो स्वर निकलता है तो क्या निकलता है? और करके रोता रहता है, जब तक वो थोड़ा सा उसके दांत नहीं आ जाते तब तक यही होता है ना? सब माँ। ये जो आ है ना, तो ये किससे मिलकर के बना हुआ है? आ और अ से। तो जैसे ये ई है, तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? छोटी छोटी। अब इसमें बड़ी भी हो सकती है, ठीक है? छोटी और बड़ी मिलकर के भी ई ही बनती है। तो ये जो मिलकर के बने हुए इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर। तो आपको समझ में आया होगा कि जो स्वर है वो मूल जो है, जो किसी से मिलकर नहीं बनते, उसको मूल कहा जाता है ना? मूल शब्द से क्या होता है? तात्पर्य। जैसे कि मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाते हैं ना, है ना? हम भारत के मूलवासी, सुना है? आदिवासी ऐसा बोलते हैं, ठीक है? तो मूल शब्द मतलब अपने आप में क्या है? मूल मतलब जड़। जैसे मूल शब्द से क्या तात्पर्य है? जड़। तो हर एक चीज मतलब पौधे की अगर बात करो तो आपने जब देखा होगा, जब बीज डालते हैं मिट्टी में, सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? छोटा सा अंकुर निकलता है और उसका नीचे जाता है। हाँ सर। भूमि और सूर्य और धरातल से विपरीत भूमि की दिशा में जब बढ़ता है तो उसको मूल कहा जाता है, हाँ। अर्थात रूट। और उसका सबसे ऊपरी जो भाग होता है उसको रूट कैप कहते हैं, जो बढ़ता जाता है, ठीक है? और एक उसके ऊपर आता है परोवर्तन, तो वो सूर्य की दिशा में बढ़ता है ऊपर। तो एक नीचे बढ़ता है और एक ऊपर बढ़ता है, लेकिन पहला कौन? मूल। नीचे वाला मूल, ठीक है? उससे याद रखना आप लोगों को। तो स्वर कौन सा? पहला मूल। तो मूल स्वर में ये आ जाएंगे, फिर संयुक्त स्वर में अभी बहुत सारे आएंगे। मैंने आपको ऐसे एक दो उदाहरण देके बताया, ठीक है? तो ये आपको स्वर समझ में आया क्या चीज है? मूल मतलब जो स्वतंत्र। उसमें आपको स्वर में ये समझना है जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से उच्चारित हो, हाँ। है ना? विदाउट हेल्प, जो स्वयं उच्चारित हो जाए, है ना? अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, है ना? तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त फिर स्वर कौन सा है? तो अब इसमें जो मूल है तो वो बिल्कुल किसी की सहायता नहीं लेंगे, लेकिन जो संयुक्त है वो इन मूल की सहायता लेंगे, हाँ। है ना? हाँ। तो ये हो गया हमारा स्वर। स्वर। अब आते हैं व्यंजन। तो व्यंजन क्या है? जो किसकी सहायता से उच्चारित होते हैं? जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, इनको व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद में आगे आएंगे, एक और इसमें आएगा अयोग्य वाह, तो इसमें आएगा अहम और अ, ठीक है? अयोग्य वाह संख्या इसकी 2 है, कौन से हैं? तो ये नहीं, बस यही तो बात है। सर इसमें अभी छुपा हुआ है। हाँ, अभी आप अब लिखना शुरू करें। पहले तो ये लिख लो ध्वनि या वर्ण, उसके बाद में ये स्वर और उधर व्यंजन लिख लो, और एक और इसमें मतलब 3 आपको बनाना है ना। वर्ण में कितनी चीजें आ जाएंगी? 3। ध्वनि या वर्ण। हाँ, ध्वनि या वर्ण को कितने भागों में बांटना है? 3 टाइप्स। फर्स्ट स्वर यानी कि वोवेल्स, दूसरा कॉन्सोनेंट्स और तीसरा अयोग्य वाह, ठीक है? स्वर। अभी अपन किसके बारे में लिख रहे हैं? स्वर के बारे में। स्वर क्या है? वे वर्ण वे वर्ण। वे
वर्ण जिसके उच्चारण में जिनके उच्चारण में वायु निर्वाह गति से मुख से बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। इससे बाहर निकलती है वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से अर्थात बिना किसी की सहायता से उच्चारित होते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से उच्चारित होते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। हाँ। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर को ब्रैकेट में लिख लेना, संधि स्वर। क्या लिखोगे? संधि स्वर। संयुक्त को संधि स्वर। एक काम करना, अभी जो आपने मूल स्वर और संयुक्त स्वर लिखा है ना, तो जहाँ स्वर लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना पंडित कामता प्रसाद विश्व के अनुसार। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे पंडित कामता प्रसाद गुरु। इन्होंने मतलब ये विभाजन किया था, है ना, इसका मूल स्वर और संधि स्वर, है ना। पंडित कामता प्रसाद गुरु। हाँ, अब मूल स्वर के बारे में लिखेंगे। मूल स्वर वे स्वर जो मौलिक अवस्था में हो, वे स्वर जो मौलिक अवस्था में हो, मूल स्वर कहलाते हैं। अथवा वे स्वर जिनका अस्तित्व, इसी में लिखना है ना, अथवा वे स्वर जिनका अस्तित्व हिंदी की पूर्ववर्ती भाषाओं में, वे स्वर जिनका अस्तित्व हिंदी की पूर्ववर्ती भाषाओं में पहले से था, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4, इसको अंडरलाइन करेंगे ना, इनकी संख्या 4 होती है। जैसे अ, ई, उ और री। सब छोटे छोटे लिखना है ना। अ, ई, उ और री। अब लिखेंगे नोट करके लिखो।
इन्हें मतलब किसी मूल स्वरों को, है ना, इन्हें स्वरों का पितामह कहा जाता है। इन्हें स्वरों का पितामह कहा जाता है। हाँ, इन्हें स्वरों का पितामह कहा जाता है। अगला लिखेंगे संधि स्वर के बारे में। संधि स्वर के बारे में इसमें लिखा है दो स्वरों के मेल से बनने वाले नए स्वरों को, दो स्वरों के मेल से बनने वाले नए स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि स्वर और दीर्घ संधि स्वर। लघु संधि, इसको ये भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसका प्रकार कितना है? दो, एक है दीर्घ और एक संयुक्त। तो यहाँ तक आपने लिख लिया हो, तो फिर मैं इसके बारे में आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, लिखिए, ये दो प्रकार के हैं। दीर्घ संधि स्वर में लिखना है दो समान स्वरों के मेल से समान स्वर जो लिखा ना उसको अंडरलाइन करेंगे। समान स्वर लिखा उसको क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। दो समान स्वरों के मेल से बनने वाले नए स्वरों को दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। दो समान स्वरों के मेल से बनने वाले नए स्वरों को दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 है, इसको अंडरलाइन करेंगे। इनकी संख्या 3 है। बड़ा आ, कॉमा और थोड़ा दूर लिखना है, बड़ी ई, कॉमा और थोड़ा दूर लिखना है, बड़ा ऊ। अर्थात इसमें क्या कहा जाएगा? आ, कॉमा ई, कॉमा ऊ। तो देखो जो अ बना है ये किससे बना है? अ प्लस अ से। ये किससे बना है? ई प्लस, ये बना है ई प्लस। तो हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी कि समान स्वरों के मेल से बनने वाले जो स्वर होते हैं उसको क्या बोला जाता है? दीर्घ संधि। दूसरा लिखो, तो इसमें समान मिल रहे कि नहीं मिल रहे? समान मिल रहे हैं ना। दूसरा लिखना है संयुक्त संधि स्वर में दो असमान स्वरों के, दो असमान संयुक्त संधि स्वर में उधर वाले लिखना है ना, संयुक्त वाले। हाँ, दो असमान, दो असमान को क्या करोगे? अंडरलाइन। अंडरलाइन। दो असमान स्वरों के मेल से बनने वाले, दो असमान स्वरों के मेल से बनने वाले नए स्वरों को संयुक्त संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर कहा जाता है। दो असमान स्वरों, जो असमान बोल रहा हूं उसको अंडरलाइन करना है। दो असमान स्वरों के मेल से बनने वाले नए स्वरों को संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 मानी गई, इसको अंडरलाइन करेंगे।
अ प्लस ए। दूसरा लिखेंगे अ प्लस ए। इसमें हो जाएगा अरे, अरे ऐसा मत करो। तो ऐसा में अपन मात्रा लगा देते हैं ए, है ना। तो इसमें हो जाएगा अ और ए मिलकर के ए बन जाता है। अगला लिखेंगे ओ, मतलब अ और उ। जैसे कि अपन बोलते हैं ना अ प्लस उ, इसमें हो जाएगा ओ। उकली का जो होता है ना, है ना, तो अ और उ से मिलकर के ओ बन जाता है। लास्ट और अंतिम अ प्लस ओ, ऊपर लिख रहा हूं मैं अ प्लस ओ, इससे मिलकर के बन जाता है औ, है ना। औजार, औजार लिखते हैं ना अपन, तो उसमें अ और ओ दोनों मिलकर के हो जाता है औ, औजार, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त स्वर। तो ये कितना होगा 1 2 3 और 4। तो सिर्फ ये डायरेक्ट संख्या पूछते हैं एग्जाम में। संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 3 4 5 6। तो आप क्या लगाओगे 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 4। आपको किसी भी रूप में यह क्वेश्चन दे सकता है, परिभाषा दे सकता है, या ये जो 4 लिख रखे हैं ये दे देगा, बोलेगा इस, और ये सब लिख देगा 2-3 जगह 4 जगह, और वो बोलेगा कि इसमें मूल स्वर कौन से हैं। तो आप क्या बताओगे अ ई उ री, इनकी संख्या 4 है। तो ये किसी के द्वारा उच्चारित, किसी की सहायता से उच्चारित नहीं होते हैं तो दीर्घ स्वर बनता है, जबकि असमान स्वर जब मिलते हैं तो संयुक्त स्वर बनता है। तो यही आपको याद रखना है, और कौन कौन से हैं ये याद रखना है, इनकी संख्या कितनी है ये आपको याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद में आता है, आप लिखना है स्वरों का वर्गीकरण। हेडिंग में क्या डाल दोगे स्वरों का वर्गीकरण, हेडिंग डाल लो स्वरों का वर्गीकरण। लिखना है मात्रा समय, मात्रा समय, मात्रा समय, और ऑब्लिक लगा के लिखना है उच्चारण समय के आधार पर, मात्रा समय या उच्चारण समय आधार पर। ऑब्लिक मतलब ऐसी अड़ी लाइन पे कुछ दे रहा है उसको ऑब्लिक कहते हैं, ठीक है। मात्रा समय एक साथ लिखना, मात्रा समय एक साथ, मात्रा समय या